Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and हम आज से इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर आपकी इस बुक का द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसफी समझेंगे कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिलोसफी अडॉप्ट की गई। सो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि फिलोसफी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, व्हाट इज मेंट बाय philosophy of the constitution. So constitution as a means of democratic transformation and why do we need to go back to the constituent assembly, ये दो पॉइंट्स हैं जिससे हम थोड़ा फिलोसफी हमारे संविधान की समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम समझेंगे कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है हमारे संविधान की। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, सेकुलरिज्म, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, ये सब क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी है। तो इनको भी हम एक एक करके आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। प्रोसीजरल अचीवमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म भी इसी चैप्टर में है। सो बट फॉर नाउ फॉर दिस सेशन, फॉर टुडे सेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखो, कोई लॉ होता है, ठीक है, लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ रूल नहीं होता, ओके उसके दो डायमेंशंस होते हैं, उसमें एक मॉरल कंटेंट भी होता है ना, मॉरल कंटेंट भी होता है। अभी जैसे कि मान लीजिए एक बेसिक क्रिमिनल लॉ देखते हैं, बेसिक चीज़ देखते हैं कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, राइट। आप किसी का मर्डर क्यों नहीं कर सकते? आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, आपको उसके लिए यू विल हैव टू फेस द पनिशमेंट, ओके। बट उसका मॉरल ग्राउंड क्या है? ह्यूमैनिटी, है ना, किसी इंसान की जान ना लेना। तो इसका मॉरल ग्राउंड भी होता है। तो आप ये जो कोई भी लॉ होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमैनिटी क्या है? ये है वैल्यूज़। तो इसी तरह हर एक चीज़ की वैल्यू भी होती है और लीगल एक्शंस भी होते हैं। सो यहाँ पे देखा है हमारे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटीज़ में। अ लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन, यानी कि एक कोई लॉ होगा जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करेगा, चाहे वो लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे हो। और वो लॉ किससे कनेक्टेड है? आइडिया ऑफ इक्वालिटी से, है ना। तो वैल्यू क्या हो गई इसकी? वैल्यू हो गई इक्वालिटी। सो कनेक्शन जो होता है आपके लॉज का, वो मॉरल वैल्यूज़ के साथ भी होता है। एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ डॉक्यूमेंट देखते हैं, एज अ रूल बुक देखते हैं, उसका कुछ मॉरल विजन्स भी हैं, है ना। हमारे संविधान के कुछ मॉरल विजन्स भी हैं, लास्ट चैप्टर के लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ा था। तो उन्हीं को अडॉप्ट करने के लिए हमको अडॉप्ट करनी पड़ी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। क्या होती है एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी। क्यों? पहली बात तो मॉरल कंटेंट फाइंड करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना मॉरल है ना। ऑल्सो हम ये भी देखेंगे what is the possibility of its use to arbitrate between the interpretations and the core values of a polity, कि interpretations और core value जो है उनके बीच में कैसे ये तालमेल बिठा के बैठ सकता है। सो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि इसके जो भी आइडियाज़ होते हैं वो इवॉल्व भी होते हैं और डिबेट भी होते हैं, डिस्कस भी होते हैं, चैलेंज भी होते हैं लेजिस्लेचर में, पार्टी फोरम्स में, प्रेस में, स्कूल्स में और आजकल ट्विटर में। तो ये चीज़, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। ये जो आइडियल्स हैं दे आर वेरियसली इंटरप्रिटेटेड, समटाइम्स वाइल्डफुली मैनिपुलेटेड टू सूट पार्टीशन शॉर्ट ऑफ टर्म ऑफ इंटरेस्ट। एंड हमें ये एग्जामाइन करना है वेदर और नॉट सीरियस डिसजंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द आइडियल्स एंड एक्सप्रेशंस जो भी आपके एरिया में है। तो समटाइम्स जो आइडिया होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली आप उनको रख सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। और यूजुअली हम एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस है ना, तो हम अपना क्या देखेंगे? हम अपना कंफर्ट देखते हैं सबसे पहले। सो इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को उस सिचुएशंस में रखता है। सो देखिए, पहली बात ये होती है कि कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आइडियल्स और उनके इंटरप्रिटेशंस के बीच में। तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, एज अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कौन आएगा? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बनेगा, यानी कि आर्बिट्रेशन जो बोलते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्व कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देखिए, तो फिलॉसफी समझने के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बना था। इसको पॉपुलरली बोला जाता है पीस कॉन्स्टिट्यूशन,
इनका जो प्रियम्बल है वो बोलता है वी द जापानीज पीपल डिज़ायर पीस for all time and deeply conscious of high ideals controlling the human relationship. तो इनका philosophy में aim क्या है? Aim है peace. Okay? And the philosophy of Japanese constitution is thus based on the idea of peace. इसलिए उसको बोलते हैं peace constitution. इसका 9th article देखो. ये बोलता है aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, Japanese people forever renounce war as sovereign right of nation and the threat or use of force as the means of settling international disputes. तो international disputes पे ये चलेगा. So in order to accomplish the aim of preceding paragraphs, land, sea, air forces as well as war potential will never be maintained. तो इन्होंने फ्रॉम द सोर्स ही चीज़ों को कट कर दिया. इससे क्या पता चला कि इनकी जो वैल्यूज़ थी, इनके जो आइडियल्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उनकी आइडियोलॉजी या फिर उनकी थिंकिंग कितनी रिफ्लेक्ट की इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके संविधान में और उनकी फ़िलॉसफी में. ओके तो थोड़ा हम जो मॉडर्न डेज फ़िलॉसफीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. ये कैसे है? क्योंकि तो बहुत से मॉडर्न स्टेट्स हैं हमारे, दे आर एग्रेसिवली पावरफुल. ओके एंड वो चाहते हैं कि वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, फिर कोअर्जन they have the monopoly over the force and the coercion. And even if these institutions were created for our safety and well-being, वो हमारे अगेंस्ट भी बन सकते हैं, आर्बिट्री बन सकते हैं और हमें और डेमोक्रेसी को ओवररूल कर सकते हैं. सो एक्सपीरियंसेस ऑफ द state power and the world have shown actually that the most of the states are prone to harm the interest of at least some of the individual of the groups. क्योंकि हम जो states हैं उनको ज़्यादा पावर दे देते हैं. So if we draw the rules in the game in such a way कि ये जो states हैं वो continuously किस में रहें, checks and balances में रहें, इनको check कर किया जाए. यानी कि state, हाँ जैसे कि for example आपको समझ में ऐसे आएगा, गवर्नमेंट को कुछ इतने पावर्स दो कि वो हमें ओवररूल ना कर पाए. यानी कि सपोज़ अगर गवर्नमेंट को पूरे फ्री हैंड दे दिया होता कुछ भी चेंज करने का, तो वो आर्बिट्री रूल्स बनाता और वहाँ पे आपकी ऑटोक्रेसी बन जाती, डेमोक्रेसी नहीं रहती. तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए सेवियर बन के आता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे होते हैं रूल्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, स्टेट्स को प्रिवेंट करता है टायरेनिकल स्टेट में टर्न होने के लिए. Constitution also it provides peaceful democratic means to bring about social transformation. तो ये peaceful और democratic तरीका भी देता है. यानी कि हमने देखा था ना, रूल्स भी दिए हैं, रूल्स बनाने वाले भी दिए हैं और ये भी बोला है कि रूल्स बनाने वालों को सिलेक्ट भी कैसे करना है, इलेक्ट भी कैसे करना है. ठीक है, सो दैट इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी ने क्लेम किया था और उन्होंने बोला था कि कलेक्टिव डिमांड की बात की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, बिकॉज उनको ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली भी हो जो कि इंडियन लोगों ने ही इलेक्ट की हो और उनके पास राइट हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का. इसका क्या मतलब है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उनको नहीं चाहिए था. ओके सेकेंड, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑफ पीपल या फिर लॉयर्स की जो है लॉबी नहीं है. इट इज़ a nation's move throwing away the shell of past political and possibility of social structural fashioning for itself a new garments of its own making. तो यहाँ पे आपको इसीलिए कैसे मिला, हमने जो जितने भी ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज थे और जो ट्रेडिशनल कल्चर्स चल रहे थे उनको हटाकर हमने एक नया एरा ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस अडॉप्ट किया जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे सेक्शंस ऑफ लोग देखने मिले. इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो लोग पावर में हैं उनको लिमिट नहीं करता है, बट उन लोगों को एम्पावर भी करता है जो कि ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड हैं. ओके इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्नरेबल पीपल है उनको भी पावर देता है टू गेट द कलेक्टिव गुड. अमेरिका का कंटेक्स्ट देख लेते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 18th सेंचुरी में लिख दिया गया था, बहुत पहले, हमारे तो बहुत पहले. एंड इट इज़ absurd टू अप्लाई द वैल्यूज़ एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ 18th सेंचुरी इन द 21st सेंचुरी. ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि 18th सेंचुरी से और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तक हम बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गए हैं.
And in terms of values, ideals, conceptions, we have not separated ourselves from the world of the Constituent Assembly अभी भी. So हमारी जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की वो pretty much it is of something what we are living today. ऑल्सो हमने बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अभी तक भूले नहीं हैं, लेकिन हमने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया है. बहुत से जो लॉज हैं, एंड रीज़न वही है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से लेते हैं. एंड यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, व्हेन गोइंग इज़ गुड, चीज़ें अच्छी से चल रही होती हैं, दिस फॉरगेटिंग इज़ हार्मलेस. है ना, जब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं तो हमने कुछ प्रिंसिपल्स को जो है फॉरगेट कर दिया, दैन इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म अस. बट जब ये प्रैक्टिसेस थ्रेटन की जाती हैं, फिर चैलेंज की जाती हैं ना, तो इनको neglect करना harmful हो सकता है. So in short, to get a handle of current constitutional practice and to grasp their values and meanings, we may not have no options but to go back to the time when the Constituent Assembly was debating, and perhaps even further back to the time of the colonial era. That is why we go to the Constituent Assembly, क्योंकि Constituent Assembly उसके जो principles वो हमें दर्शा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी. देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप रिविजिटिंग द हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलॉसफी विच इज़ अंडरलाइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ से आई हमारी संविधान की? ये आई बेसिस से, है ना, रूट्स से. और रूट्स क्या थे? रूट्स थे जो कि कॉलोनीज हम अपनी जो लेगेसीज छोड़ के चले गए थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी उसने किस तरह से इवॉल्व किया और इसके क्या आइडियाज़ थे. सो दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर इज़ गाइस. तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ मीन्ड बाय फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट चैप्टर में हम पॉलिटिकल फिलॉसफी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो समझेंगे. जैसे कि सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, सेकुलरिज्म, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिफाइंस द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर and in the next video. And also we'll try to understand the procedural achievements and criticisms or limitations क्या है हमारे constitution की. So by that we will able to finish this chapter as well, and also the 11th NCERT book. So if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.